नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है मौलिक अधिकार के प्रकार। इसके पहले का जो हमारा मौलिक अधिकार का वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और मूल अधिकार की जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था और उसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है उस पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस पर चर्चा कर लेना अच्छा रहेगा। तो आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। उसमें से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या होता है? मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार। विधिक अधिकार में अंतर। मित्रों, ये जो मैं अंतर की बात कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसके बारे में आप समझ लीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो उसमें मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल होगा तो आपको ये लगेगा कि मूल अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है। तो इस संबंध में अवधारणा पहले से स्पष्ट होनी चाहिए, आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर हम मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर की बात करें तो मित्रों, इसमें जो पहला अंतर है, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि विधिक अधिकार ये संसद ने कानून बना करके नागरिकों को प्रदान किया है। और इसका जो दूसरा अंतर है, इसमें पहला अंतर हमने आपको बता दिया, दूसरा अंतर ये है कि जो मौलिक अधिकार होता है ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार, जबकि जो विधिक अधिकार होता है ये एक व्यक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो तीसरा अंतर है, इसमें तीसरा अंतर ये है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, जबकि जो विधिक अधिकार होता है उसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में होती है। इस मामले में आदमी सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, इनकी सुनवाई लोअर कोर्ट में हो ही नहीं सकती, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मित्रों, ये मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार के बीच कुछ आधारभूत अंतर हैं, आप इनके बारे में जानकारी रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि कानून के संबंध में
दो सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें से एक है भविष्यलक्षी। भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत। विधि का सिद्धांत। और दूसरा है भूतलक्षी विधि का सिद्धांत। तो मित्रों, ये जो दो सिद्धांत हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे ये जो भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भविष्यलक्षी विधि के सिद्धांत पर कि भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत क्या कहता है, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत है क्या, इसकी क्या अवधारणा है। तो मित्रों, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कानून जिस तिथि को लागू होगा उसका प्रभाव वहीं से माना जाएगा, बैक डेट से नहीं माना जाएगा। मतलब कि कोई भी कानून जिस तिथि से प्रभाव में आएगा, जिस तिथि से वो इम्प्लीमेंट होगा, उसका प्रभाव वहीं से माना जाएगा। अगर इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग पास्को एक्ट का नाम बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। पास्को एक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि पास्को एक्ट जो 14 नवंबर 2012 को लागू होता है, मतलब ये प्रभाव में आता है। अब भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत क्या कहता है कि पास्को एक्ट मतलब जो विधि जिस तिथि से प्रभावी होगी, लागू होगी, उसका प्रभाव वहीं से माना जाएगा। तो जो पास्को एक्ट है ये 14 नवंबर 2012 को लागू होता है। तो ये बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो उस संबंध में उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहले आप पास्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। पास्को का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो मित्रों, पास्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब कि यौन अपराध के संबंध में बच्चों को विशेष संरक्षण, यौन अपराध से बच्चों का विशेष संरक्षण। तो पास्को एक्ट 14 नवंबर 2012 को आता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 13 नवंबर को 11 बज करके, इसको मिटा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति 13 नवंबर 2012 को अगर मान लीजिए कि 11 बज करके 45 मिनट पर किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वो कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
ये कानून आता है 14 नवंबर 2012 को। अभी 13 नवंबर को 11:45 है, तो वो व्यक्ति इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि वही व्यक्ति ये अपराध अगर 12 बजे कर देता, 12 बजे अगर कर दे तो वो उसमें आ जाएगा, तब वो कानून इस पर लागू हो जाएगा। तो भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत ये कहता है कि जो कानून जिस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को वो लागू होगा, उसका प्रभाव वहीं से आगे माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 13 नवंबर को 11:45 पर बच्चे के साथ कोई यौन अपराध करता है तो वो कानून इस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। और मित्रों, जो भूतलक्षी विधि का सिद्धांत है, और इसी प्रकार से अगर हम जीएसटी को लें, जीएसटी जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम है, तो वो लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स सिस्टम लाया गया है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, तो इसके प्रावधान 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे, बैक डेट से लागू नहीं होगा। तो अब हम आते हैं जो भूतलक्षी विधि का सिद्धांत है। भूतलक्षी विधि का सिद्धांत भूतलक्षी विधि का सिद्धांत मित्रों, जो ये भूतलक्षी विधि का सिद्धांत है, ये भविष्यलक्षी का उल्टा है। जैसे भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत ये कहता है कि जो कानून जिस तिथि से लागू होगा उसका प्रभाव वहीं से माना जाएगा, लेकिन जो भूतलक्षी विधि का सिद्धांत है ये कहता है कि जो कानून जिस तिथि से लागू होगा उसका प्रभाव बैक डेट से होगा। तो उसमें एक कुछ तिथि निश्चित कर दी जाती है, तो वो पीछे से उसका प्रभाव माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर भूतलक्षी विधि के संबंध में हम पॉस्को का उदाहरण दें, तो जैसे पॉस्को विधि लागू होती है भारत में 14 नवंबर 2012 से, और इसी एक्ट में ये प्रावधान कर दिया जाए कि ये विधि आती तो 14 नवंबर 2012 को है, लेकिन इसका प्रभाव 14 नवंबर 2012 से 10 वर्ष पीछे से माना जाएगा। यानी इसका प्रभाव 10 वर्ष पीछे से, 10 वर्ष पीछे से माना जाएगा। मतलब ये हो जाएगा फिर 14 नवंबर 2002, तब ये हो जाएगा फिर 14 नवंबर 2002। मतलब पॉस्को एक्ट लागू होता है, आता है प्रभाव में 14 नवंबर को, लेकिन इसका प्रभाव पीछे 10 वर्षों से माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के खिलाफ, अगर वो 2002 में, 2005 में, 8 में, 9 में, 10 में जितने भी हुए हैं, तो वो पीछे 10 वर्ष के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इसको बेस वर्ष यही माना जाएगा। बेस यही रहेगा, मतलब यहाँ से 10 वर्ष पीछे, तो वो सारी घटनाएं, वो सारे अपराध इसमें शामिल हो जाएंगे। तो मित्रों, आपने ये समझा कि भूतलक्षी विधि का सिद्धांत क्या कहता है, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको जानकारी नहीं होगा, कोई आदमी आपसे पूछ लेगा कि
भूतलक्षी विधि का सिद्धांत क्या है, भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत क्या है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसीलिए हमें लगा कि हम अपने मेन बिंदु पर आने से पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसीलिए हमने आपके सामने इस पर चर्चा किया है, ताकि आपको भी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी हो जाए, ताकि कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि भाई आप विषय पढ़ रहे हैं तो उसके संबंध में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए। जितनी बेहतर से बेहतर जानकारी हो सके आपको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और मित्रों, हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि आपको जितना भी बेहतर जानकारी हो सके हम उसको देने की कोशिश करते हैं। हमारा सदैव यही प्रयास रहता है। तो अब हम आते हैं मित्रों कि जो मौलिक अधिकार के प्रकार हैं, मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार। नंबर 1, समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। फिर आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। फिर आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। फिर आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो मित्रों, भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो 6 हैं।
उसमें पहला आपका आता है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फिर आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिर आपका आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। उसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो मित्रों, ये जो अभी वर्तमान समय में ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन जो मूल भारतीय संविधान था, मतलब कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें मौलिक अधिकार जो थे वो 7 प्रकार के थे। वो मौलिक अधिकार जो थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे। फिर 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया, क्योंकि उसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही थी, और उसी की वजह से, हालांकि उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, लेकिन फिर भी समस्या से प्रभावी तरीके से नहीं निपटा जा रहा था, इसीलिए फिर अंततः उसको हटाया गया। तो जो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 क्लाज 1 सब क्लाज एफ। तो मित्रों, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा 2 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। एक अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया, और दूसरा अनुच्छेद 19 का क्लाज 1 सब क्लाज एफ में जो संपत्ति अर्जन का जो अधिकार था उसको भी हटाया गया। तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा इन 2 अनुच्छेदों को हटाया गया, इसके जो प्रावधान थे उनको समाप्त किया गया। अब मित्रों, बात ये आती है कि अगर जब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार बना दिया गया, और अब इस समय इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 कैपिटल ए। तो अब जो ये संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार है, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 कैपिटल ए में इसका उल्लेख है इस समय विधिक अधिकार के रूप में। तो मित्रों, बात ये आती है कि आखिर में कौन सी ऐसी स्थिति आ गई, कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जो इस मौलिक अधिकार को हटाना पड़ा, और
इसे एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। मित्रों, इसके पीछे जो मेन समस्या ये थी कि जब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य था, जो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था, मतलब कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार को रखा गया था, भारतीय संविधान में लाया गया, तो वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये एक बैरियर का काम कर रहा था, ये एक व्यवधान का काम कर रहा था। तो अंततः फिर इसको हटाने का निर्णय लिया गया, मतलब मौलिक अधिकार के रूप में इसका दर्जा समाप्त किया गया और इसे एक विधिक अधिकार दिया गया। वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक लोकतंत्र, जो ये मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। राजनीतिक लोकतंत्र, ये राजनीतिक लोकतंत्र को प्रदान करता है, राजनीतिक लोकतंत्र को ये सुनिश्चित करता है। और मित्रों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय का आदमी हो, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सबकी डिग्निटी, मान सम्मान को महत्व दिया जाता है, उसको एक पहचान प्रदान की जाती है। तो इसी प्रकार से भारत में जो ये मौलिक अधिकार है, राजनीतिक क्षेत्र में जो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया और सबको राजनीतिक क्षेत्र में समानता प्रदान की गई। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, नस्ल का आदमी हो, उसका शैक्षिक स्तर कुछ भी हो, उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, तो ये जो सारे भेदभाव थे उसको समाप्त किया गया और राजनीतिक क्षेत्र में सबको समान रूप से सहभागिता प्रदान की गई। तो जो मौलिक अधिकार का ये उद्देश्य था, तो जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, तो उसकी वजह से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में, मौलिक अधिकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा आ रही थी। अंततः उसे मौलिक अधिकार का उसका जो दर्जा था उसको समाप्त किया गया और उसे एक विधिक अधिकार दिया गया। तो इसके हटाने के पीछे यही मेन उद्देश्य था, मेन कारण था। अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पहला मौलिक अधिकार है, वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से 18। तो मित्रों, यहाँ पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि आखिर में संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार इस समय प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को, तो उसमें समता के अधिकार को ही सबसे पहले क्यों रखा गया? क्या हम शोषण के विरुद्ध के जो अधिकार है उसको नहीं रख सकते थे? या जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हम उसी को सबसे पहले रख दिए होते, या और हम किसी को रख सकते थे? लेकिन समता के अधिकार को क्यों रखा गया? मित्रों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दर्शन है जो समता के अधिकार को पहले स्थान पर रखा गया। उसके पीछे का जो दर्शन है, दर्शन ये है कि जो समता रूपी उर्वरा भूमि होती है, जो समता रूपी उपजाऊ भूमि होती है, उसी पर अन्य सारे अधिकार,
अन्य सारे जो अधिकार हैं वो फलते फूलते हैं, उनका विकास होता है। तो समता रूपी जो उर्वरा भूमि है वही आधार होता है, उसी आधार पर अन्य सारे अधिकार फलते फूलते हैं, अन्य सारे अधिकारों का विकास होता है। इसीलिए समता के अधिकार को पहले स्थान पर रखा गया। और मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि समता का क्या आशय है। अगर हम राजनीतिक चिंतन के दृष्टिकोण से देखें तो समता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सामाजिक स्थिति, एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति जिसमें कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो और सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, ताकि हर व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो समता का मतलब ये हुआ कि विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो, विशेषाधिकार संपन्न वर्ग का अभाव और सभी को विकास के समान अवसर सुलभ हो। तो मित्रों, समता का मतलब ये होता है कि ऐसी सामाजिक स्थिति, ऐसी सामाजिक परिस्थिति जिसमें कोई भी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग ना हो और सभी को विकास के समान अवसर सुलभ हों। तो समता का ये मतलब होता है। समता का मतलब ये नहीं होता है कि सबको समान कर दिया जाए या सभी को समान वेतन दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि हम सभी को एक समान वेतन देने लगेंगे तो जो एक श्रमिक या एक टीचर या वैज्ञानिक के बीच का जो अंतर है वो अंतर मिट जाएगा। वो अंतर इसलिए मिट जाएगा कि भाई जब ऊंचे पद और निचले स्तर के पद में कोई अंतर नहीं रहेगा तो कोई आदमी ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए क्यों मेहनत करेगा, क्यों मतलब रात दिन एक करेगा, क्यों खून पसीना बहाएगा। तो मित्रों, समता का मतलब ये होता है कि समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग नहीं होना चाहिए और सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने पहले मौलिक अधिकार पर, समता का अधिकार। तो मित्रों, इसमें जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में दो संकल्पनाएं हैं। एक है विधि के समक्ष समता, के समक्ष समता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। तो मित्रों, जो विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है। ये ब्रिटेन से ली गई है। और जो विधि का समान संरक्षण है ये अमेरिका से ली गई है। ये अमेरिका से ली गई है। मित्रों, ये जो दोनों अवधारणाएं हैं इसमें बहुत ही अंतर है। दोनों की जो प्रकृति है वो भी अलग है। तो इस संबंध में जो हम चर्चा करेंगे, चूँकि ये इसको भी बेहतर तरीके से आपको समझाना है, क्योंकि इस दोनों में अंतर है, दोनों की प्रकृति में अंतर है।
क्योंकि ये नकारात्मक अवधारणा है और विधि का समान संरक्षण ये सकारात्मक अवधारणा है। तो इसमें इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। और एक चीज़ मित्रों, आज जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रश्नों का कलेक्शन है, आज वो मैं नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा समयाभाव था। और इन प्रश्नों का कलेक्शन कल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको एक लिस्ट बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर नज़र होनी चाहिए, उस संबंध में हमको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन बने हैं, उनका नेचर क्या है और आने वाले समय में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस संबंध में हम सभी को एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं इनसे आए हुए प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो लिस्ट है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो आपको कल उपलब्ध हो जाएगा। तो मित्रों, आगे मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा और इसलिए आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं और हमारी आपकी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।